ये हायर वेटेज टॉपिक रहने वाले हैं। इन दो चैप्टर से ही लगभग 8 से 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जो 50 सवाल बॉटनी के आते हैं 40 तो इसी में से आएंगे। रूट में ऐसा होता है, स्टेम में ऐसा होता है, सवाल बनेगा। कोशिका वाला वो भी पूरा इंपॉर्टेंट यूनिट है, कम से कम 10 सवाल 40 सवाल, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें 160 मार्क्स, तो 40 सवाल का सीधा सीधा जुगाड़ है आपका। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, नीट 2024 इसमें बॉटनी से संबंधित, वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, है ना भाई। आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट फॉर्म भर दिया होगा और अब आपको बस इस बात का वेट है कि एडमिट कार्ड आए जल्दी से और फिर हम लोग क्या करें, अपना पेपर दें। लेकिन इस कार्य में अभी भी इतना वक्त है कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से गियर अप कर सकते हो। अपना जो गियर है पहले या दूसरे गियर से उसको टॉप गियर में लेके जा सकते हो और अपने मार्क्स, अपनी रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, अगर आपने मेरी इन बातों को ठीक से समझ लिया। आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी में सब्जेक्ट एनालिसिस की। चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करेंगे, हायर वेटेज टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है इस साल नीट के एग्जाम में। पर्टिकुलर अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो एनसीईआरटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, और किस तरीके से आप सिर्फ एनसीईआरटी की पढ़ के, अभी जो बचा हुआ समय है उसमें सिर्फ आप एनसीईआरटी रीडिंग करके 40 से ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम लोग शुरू करें यहां पर सब्जेक्ट एनालिसिस के बारे में, तो अगर आप 11th के सिलेबस की बात करो बेटा, 11th के सिलेबस की बात करो, तो जो पहला चैप्टर होता है वो होता है जीव जगत। जीव जगत, और बेटा जो जीव जगत टॉपिक है, जो क्या है आपका जीव जगत टॉपिक है, इसमें से टेक्सोनॉमिकल एड्स वाला जो टॉपिक था, जो आखिरी आर्टिकल था इस चैप्टर का, अभी वो नए सिलेबस में नहीं है। जनरली वहां से सवाल पूछा जाता था, अब क्या है वहां पर अगर आप देखेंगे तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है जीव जगत। बेटा दूसरा चैप्टर होता है आपके पास, अगर हम लोग बात करें तो जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जीव जगत का वर्गीकरण, इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, पूर्ववत है ये चैप्टर। जो टॉपिक पहले थे वो टॉपिक अभी भी हैं, सब कुछ पहले के जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। तीसरा चैप्टर है बच्चों पादप जगत, या आप कह सकते हैं कि वनस्पति जगत, यानी कि प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में जो उन्होंने आखिरी में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा रखा था वो हटा दिया है। लाइफ साइकिल के बारे में, जो जीवन चक्र है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पीढ़ी एकांतरण, जीवन चक्र और एंजियोस्पर्म, ये हटाया हुआ है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों की आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें नई फैमिली जुड़ी हुई है, सवाल 100% बनेगा वहां से, आपको याद रखना है। ठीक है, हमने क्लासेज में पढ़ाया हुआ है, भी आपको रिवाइज भी कराएंगे। इसके बाद एनाटॉमी, पुष्पी पादपों का शरीर। पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे ज्यादा रिडक्शन, या तो उन्होंने पूरा पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, लेकिन अगर चैप्टर को नहीं हटाया है, चैप्टर सिलेबस में है, तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 11th बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से हटाया गया है। टिश्यू, टिश्यू के टाइप, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सब उन्होंने हटा दिया है। उन्होंने डायरेक्ट ये चैप्टर शुरू किया है टिश्यू सिस्टम से। पहले आप टिश्यू पढ़ते थे, टिश्यू के प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी चीजें पढ़ते थे, जो अब उन्होंने सिलेबस से हटा दी हैं। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर के आखिरी में पढ़ा करते थे बेटा क्या,
आप इस चैप्टर के आखिरी में पढ़ा करते थे द्वितीयक वृद्धि, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। तो वो जो द्वितीयक वृद्धि है, सेकेंडरी ग्रोथ है, वो भी यहां से हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। पूर्वत है, चैप्टर कोई चेंज नहीं है। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, ये चैप्टर भी पूर्ववत है। फिर बेटा जब आप प्लांट फिजियोलॉजी शुरू किया करते थे तो पौधों में परिवहन, ये चैप्टर उन्होंने हटा दिया है। खनिज पोषण, ये चैप्टर उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, अब आपके पास जो है वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद है पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन, और एक चैप्टर है आपके पास यहां पर पादप वृद्धि तथा परिवर्धन। पादप वृद्धि तथा परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इस यूनिट में पहले भी 3 चैप्टर थे, अभी भी 3 चैप्टर हैं। बॉटनी के सिलेबस में इस यूनिट में पहले भी 2 चैप्टर है, अभी भी हैं। इस यूनिट में पहले भी 2 चैप्टर है, अभी भी हैं। ये जो यूनिट है इसमें बेटा पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे। इस यूनिट में पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब लेकिन 3 चैप्टर बचे हुए हैं, 2 चैप्टर बेटा हटा दिए गए हैं। ऐसे अगर आप 12th के सिलेबस की बात करें बच्चों, अगर आप 12वीं के पाठ्यक्रम की बात करें, 12वीं के पाठ्यक्रम की, तो जो पहला चैप्टर है क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पहले इस यूनिट में 2 चैप्टर बॉटनी के हुआ करते थे। एक था जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट बेटा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है जी, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है। फिर है वंशागति का आणविक सिद्धांत। वंशागति का आणविक सिद्धांत। इस यूनिट से ये 2 चैप्टर हैं आपके पास। अगली जो यूनिट है बच्चों, उस यूनिट में आपके पास टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें स्ट्रेटजी वाला जो चैप्टर था अभी उन्होंने हटा दिया है, तो जो प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट था अभी वो इस चैप्टर में नहीं है, इस यूनिट से एक चैप्टर हटा दिया गया है। नेक्स्ट बेटा जो चैप्टर है आपके पास वो है जीव तथा समष्टियां। जीव तथा समष्टियां।
फिर है आपके पास एक चैप्टर पारितंत्र। हालांकि पारितंत्र चैप्टर में पोषण चक्रण हटाया गया है बच्चों। पोषण चक्रण के अलावा उन्होंने इकोलॉजिकल सक्सीशन, पारितंत्र अनुक्रमण, इसको हटा दिया है। साथ ही साथ पारितंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये उन्होंने हटा दिया है। ठीक है। और फिर आखिरी में एक चैप्टर है आपके पास जैव विविधता तथा संरक्षण। जैव विविधता तथा संरक्षण, इसमें जो पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया है। इस यूनिट से भी एक चैप्टर डिलीट हुआ है। तो ये तो हो गया बेटा आपका सिलेबस। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका सिलेबस हो गया मेरे भाई। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, आगे ना ऐसे एक रेड मार्क कर दे रहा हूं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से चीजें हटाई गई हैं। जैसे पादप जगत, इस चैप्टर से चीजें हटाई गई हैं। पुष्पी पादपों का शरीर, इस चैप्टर से चीजें हटाई गई हैं। पादप वृद्धि तथा परिवर्धन, इसमें भी अगर आप देखें पादप वृद्धि तथा परिवर्धन, इसमें भी बेटा अगर आप देखें तो आखिरी में जो बसंतीकरण वाला टॉपिक था, बसंतीकरण, वो हटा दिया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा दीप्तकालिता हटा दिया गया है। और बच्चों दीप्तकालिता के अलावा बीज प्रसुप्ति हटा दिया गया है। यहां पर अगर आप देखें तो पारितंत्र में चीजें हटाई गई हैं, जीव तथा समष्टिया में भी चीजें हटाई गई हैं। कुछ तो पूरे चैप्टर डिलीट हो गए हैं, वो मैंने यहां पे लिखे नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं, ठीक है ना, जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं, जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं उनकी अब क्या ही बात करनी है। अब जो बचा हुआ है उस पर कंसंट्रेट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब अगर मैं हायर वेटेज टॉपिक्स की बात करूं, ठीक है ना, मैं अगर हायर वेटेज टॉपिक्स की बात करूं यहां पर, तो देखिए जो पहला चैप्टर है जीव जगत, जो पहला चैप्टर है जीव जगत, जीव जगत, उसमें अगर आपने ये दो चीजें कर ली, एक तो नामकरण के बारे में उन्होंने जो पढ़ाया है, और बेटा दूसरा हो जाएगा टेबल नंबर 1.1। ठीक है, मैं आपको एकदम हायर वेटेज टॉपिक बता रहा हूं चैप्टर वाइज। फिर बेटा अगला चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें से जो टेबल है वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, टेबल नंबर 2.1। इसके अलावा बेटा यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरिया का शेप। इस साल के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो आकृति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बेटा आपके लिए डाइएटम्स जो है क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, इसके अलावा बेटा फंजाई में जनन, तथा वर्गीकरण। बेटा एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं लिख नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वायरस जब आप पढ़ते हैं, यानी कि विषाणु, वायरॉइड, लाइकेन और प्रियन, यहां से सवाल इस बार आना ही आना चाहिए। प्रियन या प्रसंग, यहां से बेटा मेरा ऐसा मानना है कि सवाल 100% आएगा, 100% बेटा। नेक्स्ट बेटा पादप जगत की अगर हम लोग बात करें, पादप जगत,
तो इसमें जो एल्गी वाली टेबल है, उदाहरण तो आपको याद रखने ही है। टेबल नंबर 3.1, बात नंबर 1। इसके अलावा सवालों का वर्गीकरण, सवालों का वर्गीकरण, ठीक है। ब्रायोफाइट में बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा तथा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। टेरिडोफाइट बेटा पूरा इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहीं पर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म, तो आपको देखना है साइकस और पाइनस, कौन कौन सी चीजें साइकस और पाइनस के रिस्पेक्ट में दी गई हैं, ये तो आपको 100% देखना है। जिम्नोस्पर्म का जो सवाल है अक्सर वो साइकस और पाइनस की तुलना करते हुए आ जाता है। प्लस बेटा जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है, भ्रूण पोष होता है, यहां से सवाल ज्यादा बनता है, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म में साइकस पाइनस और इधर भ्रूण पोष। नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा मॉर्फोलॉजी, यहां पे ऐसे मैं मॉर्फोलॉजी लिख देता हूं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में अगर आप बेटा बात करें तो एक तो रूपांतरण इंपॉर्टेंट है बेटा इस बार के लिए, रूपांतरण। पत्ती इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें उधर तो जो पादप कुल है, पादप कुल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपसे पूछे जाएंगे इस बार, 100% पूछेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग एनाटॉमी की बात करेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी बेटा अगर आप एनाटॉमी की बात करो तो ये हो जाएगा डाइकॉट रूट तथा मोनोकॉट रूट में अंतर, या ऐसे कर लीजिए डाइकॉट तथा मोनोकॉट में अंतर। अब वो रूट का हो, स्टेम का हो, चाहे लीफ का हो। इसके अलावा बेटा रूट वर्सेज स्टेम, कि रूट को कैसे पहचान सकते हैं या रूट और स्टेम को कैसे अलग किया जा सकता है। और इसके अलावा बेटा संवहन ऊतक तंत्र जो होता है, या जो संवहन बंडल है, संवहन ऊतक तंत्र या संवहन बंडल के बारे में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी पढ़ाया गया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर आप बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी में बल्ले बल्ले होने वाली है बच्चों आप लोगों की इस बार। आप लोगों को जबरदस्त मजा आने वाला है प्लांट फिजियो में। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्लांट फिजियो में क्या है बेटा, चीजें बहुत कम बची हैं, तो इस बार आप प्लांट फिजियो पूरा पढ़ के जाइए। इस बार बेटा प्लांट फिजियो पूरा पढ़ के जाइए आप, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2 चैप्टर हटा दिए हैं और 5 से 6 सवाल आते हैं, मतलब 3 चैप्टर 6-7 सवाल। आप सोच के देखो प्लांट फिजियो में इस बार का क्या सीन है। 3 चैप्टर बेटा और लगभग लगभग 6 से 8 सवाल मान लीजिए आप, तो वो पूरा का पूरा पूछेंगे भाई, पूरा का पूरा पूछेंगे। नेक्स्ट बेटा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अगला जो चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसमें से बेटा अगर आप देखें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके अलावा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश, डबल फर्टिलाइजेशन, फ्रूट एंड सीड, ये हायर वेटेज टॉपिक रहने वाले हैं बच्चों। जेनेटिक्स और मॉलिकुलर हमेशा से सदाबहार टॉपिक था, कुछ भी मत छोड़ना। जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स, क्योंकि इन दो चैप्टर से ही लगभग लगभग 8 से 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं। इन दो चैप्टर से लगभग लगभग 8 से 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट बेटा बात करेंगे जीव तथा समष्टियां की। जीव तथा समष्टियां, तो उसमें बेटा जो समष्टि घनत्व से संबंधित चीजें हैं वो, इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रतिस्पर्धा का सवाल इस बार जरूर आएगा। हालांकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा का सवाल इस बार जरूर आएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे पारितंत्र की। पारितंत्र के लिहाज से अगर देखें, चैप्टर तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन अपघटन और ऊर्जा प्रवाह, जिसमें कि पिरामिड भी शामिल हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाले चैप्टर से, जैव विविधता तथा संरक्षण, जैव विविधता तथा संरक्षण, उसमें बेटा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता हानि के कारण और संरक्षण। हानि के कारण महत्वपूर्ण है और बेटा इसके संरक्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सिलेबस में जो कुछ भी है तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपने इतना एनसीईआरटी से कर लिया तो जो 50 सवाल बॉटनी के आते हैं 40 तो इसी में से आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, कोई तनाव ही नहीं है आपका, कोई भी तनाव लेने की बात नहीं है अगर आपने इतना कर लिया है तो, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में देखो, एक तो आपको उसके सारे उदाहरण पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना, सारे उदाहरण पढ़ने हैं, सारी टेबल पढ़नी है, सारे डायग्राम देखने हैं, सारे ईयर याद कर लेने हैं। इसके अलावा बेटा सारे वैज्ञानिकों के नाम याद कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। किसी अगर विशेष प्रकार की कोशिका की बात होती है, उसकी उसकी जानकारी आपको रखना है। जो आकृति एवं आकार दिया गया है, आकृति आकार माप, ये सारी चीजें, और जहां पर उन्होंने कोई दो चीजों की तुलना की हो, एनसीईआरटी ने जहां पर किसी दो चीज की तुलना की हो, जैसे वो कह रहे हैं कि ब्रायोटेडो में ऐसा होता है लेकिन जिम्नोएंजियो में ऐसा होता है, सवाल बनेगा। वो कहेंगे मेल गैमीट बनते समय ऐसा होता है, फीमेल गैमीट समय बनते समय ऐसा होता है, सवाल बनेगा। रूट में ऐसा होता है, स्टेम में ऐसा होता है, सवाल बनेगा। प्रोकैरियोट में ऐसा होता है, यूकैरियोट में ऐसा होता है, सवाल बनेगा। एक चीज बेटा यहां पे रह गई थी, कोशिका वाली जो यूनिट है, कोशिका वाला, वो भी पूरा इंपॉर्टेंट यूनिट है, कम से कम 10 सवाल, दो चैप्टर को मिला के लगभग लगभग 10 सवाल बनते हैं, वो 8 से 10 सवाल, तो वो भी आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो प्रोकैरियोट में ऐसा होता है, यूकैरियोट में ऐसा होता है, तुलना की जा रही है, सवाल बनेगा साहब, ठीक है ना। रेप्लिकेशन में ऐसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा होता है, सवाल बनेगा। तो जहां पर किसी चीज की तुलना की गई हो, कोई उदाहरण, टेबल, डायग्राम, ईयर, साइन टेस्ट, कोई आकृति, माप, ये सब दिया गया हो, तो ये जो मैंने आपको बताया है, और ये आपकी बेटा 100% आप ये देखेंगे
कि जो मैंने आपसे कहा है ना कि 40 सवाल और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें 160 मार्क्स, तो 40 सवाल का सीधा सीधा जुगाड़ है आपका। इवन मैं तो यहां तक कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक बहुत नॉर्मली पढ़ा, देखो चीजों को एक बेसिक समझ आपके पास होनी चाहिए, है ना, एक बेसिक समझ आपके पास है। आपने अगर बहुत सीरियसली चीजों को नहीं भी लिया था, तो जितना मैंने आज आपको बताया है, अगर आपने उतना कर लिया तो आप मेरा यकीन मानिए बेटा, आप कंफर्म है बॉटनी में 160 से ज्यादा ही नंबर ले आएंगे, 40 से ज्यादा सवाल सही कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।